कुछ ही देर में महक भी शादी के जोड़े को पहनकर रेडी हो गई और शादी के मंडप में जाके बैठ गई। उसने घूंघट लिया था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि मंडप में शनाया नहीं, महक थी। उसके दिमाग में 1 महीने पहले की यादें एक के बाद एक चलनी शुरू हो गई। 1 महीना पहले अवस्थी निवास। महक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसकी माँ किचन में कुछ साफ सफाई कर रही थी। उसके पापा शेखर और भाई सुधांशु ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी उसके पापा मिस्टर शेखर अवस्थी ने कहा, महक बेटा, मुझे इन दिनों तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत होगी। हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सारंग परिवार के बेटे और बेटी का रिश्ता तय हुआ है और उनकी शादी में कैटरिंग हमें करनी है। महक ये सुनकर बहुत खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सारा काम संभाल लूंगी। अपने पापा और दीदी की बात सुनते ही सुधांशु अचानक बिना सोचे समझे ही बोल पड़ा, क्या सारंग परिवार की बेटी? क्या आप मीरा सारंग की बात कर रहे हैं पापा? शेखर जी बोले, हाँ बेटा, सुना है कि किसी बहुत बड़े खानदान में उसकी शादी हो रही है। चलो, हमारे लिए तो अच्छा ही है, बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे भी इन दिनों हमारी हालत तो तुम जानते ही हो। अपने पापा की बात सुन सुधांशु का चेहरा उतर गया। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर ही वहां से अपने कमरे में चला गया। उसका ये रिएक्शन देख शेखर जी चौंक गए। इसे क्या हो गया? महक को भी कुछ अजीब लगा, लेकिन फिलहाल उसने बात संभाल ली। कुछ नहीं पापा, घबरा गया होगा कि कहीं आप उसकी शादी की बात शुरू न कर दें। शेखर महक की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। महक भी उनके जाते ही सीधा सुधांशु के कमरे में चली गई, जहां सुधांशु पेट के बल लेटा हुआ था और तकिए में अपना सिर छुपाए सो रहा था। महक ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने सुधांशु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है सिद्धू? मीरा सारंग की शादी की बात सुन तुम क्यों परेशान हो? महक की आवाज सुनते ही सुधांशु ने अपना चेहरा तकिए से बाहर निकाला और महक से लिपट गया। दीदी, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अचानक ये सब सुन महक को शौक लगा। उसने सुधांशु को शांत किया और सलीके से पूछा, क्या बात है सिद्धू, मुझे पूरी बात बताओ। सुधांशु ने महक का हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी, मैं और मीरा कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। पिछले 2 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अपने भाई के खिलाफ कभी बोल नहीं पाएगी और मैं उसे किसी और का होते हुए देख नहीं सकता। सुधांशु को बहुत परेशान देख महक ने उसे शांत कराया। चिंता मत करो सिद्धू, एक काम करते हैं, हम कल ही सारंग विला चलते हैं। मैं तुम्हारे और मीरा के रिश्ते की बात करूंगी। देखना, अगर हम उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो जरूर हमारी बात समझेंगे। सुधांशु को एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। उसने तुरंत महक को गले लगा लिया और कहा, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट दीदी हो। अगली सुबह महक और सुधांशु बहाना बनाकर सारंग विला पहुंच गए। उन्होंने इस बारे में अपने माँ बाप से कुछ नहीं कहा था। महक अपनी बेकरी का कार्ड साथ ले गई थी ताकि गार्ड्स उसे अंदर जाने से ना रोके। उस दिन पहली बार महक मृत्युंजय से मिली थी। मृत्युंजय उस वक्त फोन पर बात करते हुए किसी पर चिल्ला रहा था। उन जैसे लोगों के पास कोई और काम नहीं होता, हमेशा डोनेशन मांगने आते रहते हैं। अगर बार बार हम ये चैरिटी करते रहे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? निकालो उन सबको वहां से। मृत्युंजय को फोन पर चिल्लाते देख महक घबरा गई। मृत्युंजय की नजरें महक की आंखों से टकराई और कुछ पल के लिए उसकी नजरें महक पर थम गई, लेकिन अगले ही पल उसने नजर घुमा ली और जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। उसने भारी रौबदार आवाज में महक से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? महक मृत्युंजय की आवाज से सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम महक अवस्थी है और ये मेरा छोटा भाई सुधांशु। दरअसल मीरा और सुधांशु एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ इन दोनों के बारे में बात करने आई हूँ। महक की बात सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठा और महक के सामने आकर खड़ा हो गया। एक पल उसने महक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भीख मांगने का यह कोई नया तरीका है क्या? वैसे तुम्हारे कपड़ों से पता लगता है कि तुम्हारी इस घर में नौकरानी बनने की भी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी जो तुम अपने भाई को लेकर यहाँ तक चली आई। मृत्युंजय की अकड़ और उसकी रूडनेस देख महक का भी मुंह बन गया। उसने इस इंसल्ट का करारा जवाब दिया, मिस्टर सारंग, मैं आपकी बात समझती हूँ,
लेकिन जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना, प्यार के भी कोई मायने होते हैं। शायद आपकी जिंदगी में वो प्यार नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन पैसों से प्यार, सुकून, शांति जैसी चीजें खरीदी नहीं जा सकती। मेरा भाई आपकी बहन से प्यार करता है और आपकी बहन भी मेरे भाई से प्यार करती है। महक के मुंह से मीरा का जिक्र सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गुस्से में महक को उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार अगर मेरी बहन को बीच में लाने की कोशिश की तो। वो मीरा सारंग है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो तुम्हारे सड़क छाप भाई से प्यार करेगी। मैं सच कह रहा हूं ना मीरा? आई होप कि तुम अपने भाई को डिसअपॉइंट नहीं करोगी। मृत्युंजय ने एक घूर कर मीरा की तरफ देखा, जो कोने में खड़ी हुई कब से ये सारा तमाशा देख रही थी। मृत्युंजय की नजरें खुद पर पाकर वो हड़बड़ा गई। मृत्युंजय ने इस बार ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मीरा, क्या ये सच है? क्या तुम इस सड़क छाप लड़के से प्यार करती हो? घबराई हुई मीरा ने एक नजर सुधांशु को देखा और बोल पड़ी, नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और सुधांशु कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, एक क्लास में है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कभी मेरे हंसकर बात करने को सुधांशु प्यार समझ बैठा है तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। मीरा की बात सुनते ही सुधांशु, जो महक का हाथ पकड़े खड़ा हुआ था, वो टूट गया। उसका हाथ महक के हाथों से छूट गया और वो 2 कदम पीछे चला गया। सुधांशु की हालत देख महक ने मीरा को समझाने की कोशिश की, मीरा देखो, अगर तुम अपने भाई के डर से झूठ बोल रही हो तो ऐसा मत करो। मैं हूं ना, मैं तुम दोनों का साथ दूंगी। अगर तुम सच में सुधांशु से प्यार करती हो तो सबको बता दो। महक की बातें सुन मृत्युंजय का गुस्सा हद पार कर गया। उसने महक की बाह पकड़ी और उसे खींचते हुए घर के दरवाजे तक ले आया। खबरदार लड़की, अगर तूने मेरी बहन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की तो जानता हूँ तुम जैसे लोग क्या करना चाहते हैं। अमीर खानदान से रिश्ता जोड़कर उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, लेकिन अफसोस, मेरी बहन तुम लोगों के झांसे में नहीं आने वाली। मृत्युंजय ने महक और सुधांशु को घर से बाहर धक्का दे दिया। जाते हुए उसने महक से कहा, एक फ्री की सलाह दे रहा हूँ, सपने औकात के हिसाब से देखा करो, क्योंकि जो सपने औकात के बाहर होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। आज के बाद भूल कर भी मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगी। मृत्युंजय ने दरवाजा महक के मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से महक होश में आई। घर के दरवाजे पर मृत्युंजय की माँ निर्जला हाथ में पूजा की थाली लेकर नई बहू के स्वागत के लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने तिलक लगाने के लिए घूंघट ऊपर किया, महक को देखकर वो और घर के सारे लोग चौंक गए। सब असमंजस भरी नजरों से मृत्युंजय को देख रहे थे। मृत्युंजय ने आगे बढ़ते हुए सबसे कहा, ये शादी का ड्रामा अभी इसी वक्त खत्म होता है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, शनाया और मीरा दोनों शादी से भाग गई हैं। मृत्युंजय के इतना कहते ही रचना यानी मृत्युंजय की चाची ने घबराकर कहा, व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कब हुआ और कैसे? मृत्युंजय ने महक की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उन्हें किसी ने बहकाया था। मृत्युंजय के पीछे सबकी नजरें भी महक पर चली गई। महक नजरें झुकाए अभी भी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उन सब के साथ एक कोने में मौजूद कुबेर सुनवानी भी मृत्युंजय की बात सुनकर गहरे शौक में था। उसने तुरंत कहा, मृत्युंजय, शनाया शादी से भाग गई और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? ये सब कुछ कब हुआ और कैसे? और तुमने इस 2 टके की लड़की से शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मृत्युंजय? मृत्युंजय ने बड़े ही आराम से कुबेर को जवाब दिया, तो तुम क्या चाहते थे? तुम्हारी उस बेटी के लिए मैं सारंग कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की कुर्सी गवा देता। और ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी कि तुम्हारी बेटी शादी से क्यों भागी। और हाँ, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ, उसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा वो मैंने किया। मृत्युंजय के इस घमंड भरे बर्ताव से कुबेर को गुस्सा आ गया। वो मृत्युंजय के सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मेरी बेटी शादी से नहीं भाग सकती। जरूर ये तुम लोगों का किया धरा है। मृत्युंजय ने अपनी पहली उंगली से कुबेर की उंगली नीचे करते हुए कहा, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं ये तुम्हारी आखिरी बात न हो। फिर मृत्युंजय ने महक का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। उसको जाता देख कुबेर भी पीछे से चिल्लाया, ये तुमने ठीक नहीं किया मृत्युंजय सारंग, अब देखना मैं क्या करता हूँ। महक को कुछ नौकरों के साथ कमरे में भेजकर मृत्युंजय स्टडी रूम में चला गया और उसने किसी को कॉल लगाया।
आपकी शर्त के मुताबिक मैंने शादी कर ली है दादाजी। आई होप अब आपको मेरे प्रेसिडेंट बनने से कोई ऐतराज नहीं होगा। अपने पोते को आशीर्वाद नहीं देंगे? मृत्युंजय की बात सुन दूसरी तरफ से उसके दादाजी यानी रविंद्रनाथ सारंग ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें शादी करने के लिए कहा था। इस तरह किसी को भी उठा के सारंग परिवार की बहू बनाने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने वहाँ क्या किया? मृत्युंजय ने बड़े आराम से मुस्कुराकर कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये शर्त आप ही की थी ना कि सारंग कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे शादी करनी होगी, तो मैंने बस वही किया। अब आगे का आप मुझ पे छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। अपने दादाजी रविंद्रनाथ सारंग से बात करने के बाद मृत्युंजय अपने कमरे में चला गया। महक डरी सहमी कमरे में चहलकदमी करते हुए कुछ सोच ही रही थी कि अचानक जोर से दरवाजा खुलने पर वो घबरा गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती या करती, अंदर आते ही मृत्युंजय ने महक को जोर से धक्का दिया, जिस वजह से वो बिस्तर पर जाकर गिर गई। महक मुड़ी तो देखा मृत्युंजय के कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देख वो भी पीछे खिसकती जा रही थी। इसी बीच मृत्युंजय ने शेरवानी के बटन खोलने शुरू कर दिए, जिस पर महक का डर और बढ़ गया। प्लीज प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं भगाया आपकी बहन या उस लड़की को। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मृत्युंजय महक के काफी करीब आ गया था। वो उसकी तरफ हल्का सा झुका, जिस पर महक ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मृत्युंजय ने धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, तुमने कुछ किया है या नहीं, उसका फैसला मैं करूंगा। और जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम नजर आ रही हो, जिसकी सजा तुम्हें मुझसे शादी करके मिली है। और अब जब शादी कर ही ली है तो वो बीवी होने के फर्ज भी तुम्हें निभाने होंगे। महक डर के मारे कांपने लगी थी। धीरे धीरे मृत्युंजय उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसका दुपट्टा खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसने धक्का देकर महक को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया। मृत्युंजय ने अपनी उंगलियां महक की उंगलियों के बीच फंसा ली और उसके हाथ ऊपर करते हुए उसकी गर्दन पर चूमने लगा। उसे रोकने के लिए महक ने आखिरी बार कोशिश की। आप गलत कर रहे हैं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ मामूली सी केटरर हूँ। मैं सिर्फ उनके कमरे में खाना देने के लिए गई थी। मुझे सच में। महक अपनी सफाई में इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मृत्युंजय ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और महक की आवाज उसके गले में ही दब गई। कुछ पल महक को किस करते वक्त मृत्युंजय की दुनिया ठहर सी गई थी। महक अभी भी मृत्युंजय से बचने के लिए छटपटा रही थी। उसके गले से भले ही आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। डर और घबराहट के मारे उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे करंट लग रहा हो। मृत्युंजय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक महक के आंसू उसे अपने कपड़ों पर महसूस हुए। जब वो महक से थोड़ा दूर हुआ तो उसने देखा महक ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आंसू फिर भी बाहर आ रहे थे। महक को इस हाल में देख मृत्युंजय रुक गया। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसका गुस्सा भले ही उसके कंट्रोल से बाहर था, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और महक से दूर हो गया। मृत्युंजय वहां से खिड़की के पास चला गया और उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। मृत्युंजय के अचानक दूर जाने पर महक ने आंखें खोली। महक की आंखें अब तक रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते अब उसका गला भर आया था और उसकी सांसें अटक रही थी, जिसकी आवाज मृत्युंजय तक पहुंच रही थी। महक के रोने की आवाज पर मृत्युंजय वहां आया। महक को रोते देख एक पल के लिए वो रुक गया, लेकिन फिर उसके पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है इस रोने धोने के नाटक से मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा? यू नो व्हाट, तुम्हारी सजा तो अभी शुरू हुई है। आज से तुम्हारे साथ रोज वो होगा जिससे तुम्हारा दिल दहल जाएगा, और ये सब तब तक होगा जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिल जाती। महक ने रोते रोते ही कहा, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी बहन मेरे भाई के साथ नहीं है। ना ही मैंने और ना ही मेरे भाई ने आपकी बहन को भगाया। हम नहीं जानते वो कहाँ है। महक की बात पर मृत्युंजय ने टेबल से फोन उठाया और उसे महक की तरफ फेंकते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो साबित करके दिखाओ। अपने भाई को फोन लगाओ और उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ। महक ने एक बार फोन की तरफ देखा और फिर मृत्युंजय को देखा।
कुछ सोचकर उसने तुरंत फोन उठा लिया और आंखें बंद कर मन ही मन कहा, एक बार सुधांशु यहाँ आ जाएगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि मीरा को भगाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। यही सोचकर महक ने सुधांशु का नंबर डायल किया, लेकिन वो कवरेज एरिया से बाहर था। महक ने कई बार सुधांशु को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। उसकी नाकाम कोशिशें देख मृत्युंजय ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने फोन नहीं उठाया? कैसे उठाएगा? वो मेरी बहन के साथ बिजी जो होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो महक अवस्थी, तुम्हारी जिंदगी तो मैं जहन्नुम बनाकर रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा भाई मेरे हाथ आया उसे तो मैं जान से मार दूंगा। मृत्युंजय अपना फोन लेकर वहां से निकल गया। वहीं बेड पर बैठी महक सोच में डूब गई। सुधांशु ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कहीं सच में वो और मीरा? नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुधांशु ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन क्या पता अगर मीरा और वो सच में... क्या महक का शक सही था? क्या मीरा और सुधांशु एक दूसरे के साथ थे? अब क्या करेगा कुबेर सुनवानी? क्या वो इतनी आसानी से मृत्युंजय को जाने देगा?